आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वह ज्योग्राफी का है। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से उत्तर भारत की जो है पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटी, यानी उत्तर भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं और उससे संबंधित जो भी चोटी है, पिक है, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो है ग्लेशियर पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख यानी श्रेणी, पर्वत श्रेणियाँ। एक फिगर है आपके सामने, है ना, इससे आप समझ सकते होंगे। ये हमारा नेपाल है। ये हमारा नेपाल है और इधर हमारा इंडो चाइना क्षेत्र है, कह सकते हैं। तिब्बत, चीन क्षेत्र, ये हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान, देखिए एक छोटा सा फिगर आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। जो उत्तर भारत के जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी उत्तर भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी में और कौन कौन सा चोटी है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एक पर्वत रेंज है, इस पर्वत रेंज का नाम है काराकोरम। ठीक है, नंबर 1 हम बता दिए क्या है, काराकोरम। उसके बाद जस्ट इसके काराकोरम के दक्षिण में एक पर्वत है लद्दाख। और एक इसके नीचे ही आइए, तीन नंबर जास्कर। और यहां से हमारा जास्कर और एक आपको चार नंबर में 4 नंबर पीर पंजाल। अब यहाँ पर देखिए आपको हम ये पीर पंजाल दिखाएं, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लीजिए जाए। ये पीर पंजाल है। और यहाँ से हमारा पहले इन चारों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रेट हिमालय पर, तब मिडिल हिमालय पर, उसके बाद शिवालिक पर। देखिए तो सबसे पहला आपको यहाँ जो फैक्ट्स है, काराकोरम हुआ, दूसरा लद्दाख है, तीसरा कौन है, जास्कर। ये 3 नाम आपको याद होगा। इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है,
ट्रांस हिमालय। नंबर 1 काराकोरम। नंबर 2 लद्दाख। और नंबर 3 जास्कर। अब यहाँ पर हम एक वर्ड लिखे हैं ट्रांस हिमालय। इसका मतलब, इसका मीनिंग आपको बता दें, ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांस हिमालय के अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है हिमालय पार। हिमालय पार माने हिमालय पार का मतलब हिमालय के पहले, ठीक है। ट्रांस हिमालय, हिमालय पड़े, है ना। इसका भी कहीं कहीं पार होगा, कहीं कहीं पड़े शाब्दिक अर्थ होता है। तो हिमालय पड़े, है ना। ट्रांस हिमालय यानी कहने का मतलब हुआ हिमालय पड़े। वैसा पर्वत श्रेणी, वैसा हिमालय पर्वत श्रेणी जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ। अब फिर कहिएगा कि सर आप इसको हिमालय बोल रहे हैं, तो हिमालय इसको जो है इसलिए बोला जाता है कि यह सभी जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। मतलब हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतमाला का उदाहरण है? बलित पर्वतमाला का उदाहरण है ना। तो बलित पर्वत का होता है फोल्डेड, है ना, फोल्डेड माउंटेन, है ना। तो बलित पर्वतमाला का उदाहरण है हिमालय पर्वत जो है फोल्डेड माउंटेन, जिसको आप फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। बलित पर्वतमाला का उदाहरण है। तो इसका मतलब यह है कि काराकोरम भी बलित पर्वत है। एकदम अस्थिर से समझ, इसको बहुत ही समझने की चीज़ है। काराकोरम भी क्या है? बलित पर्वत है। और ये क्या है? ये हमारा लद्दाख भी क्या है? बलित पर्वत है। और जास्कर भी क्या है? बलित पर्वत है। तो यहाँ पर आपको हम नोट कर सकते हैं ट्रांस हिमालय, ये सब क्या है? बलित पर्वत, ठीक है। आप वर्ड से ज़्यादा माने हमारी आवाज़ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वही आपके लिए बहुत काफ़ी है ना। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ को आप नोट करें, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला आप समझे क्या है? ट्रांस हिमालय क्या है? तो बलित पर्वत है। कैसा है? बलित पर्वत है, वलित, है ना। वलित को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? फोल्डेड, है ना, फोल्डेड माउंटेन, है ना। तो बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत में कौन कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अब इसको बलित पर्वतमाला कहते हैं। अब हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमालय को कहते हैं नवीन बलित पर्वतमाला। तो दूसरा नंबर में आइए, यहां पर से हम चलते हैं दूसरा। ए ट्रांस हिमालय हुआ ए नंबर। बी नंबर हिमालय। हिमालय में भी 3 रेंज पढ़ना है हमको। 1 बृहद हिमालय, दूसरा मध्य या लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक। अब थोड़ा सा इस पर भी समझिए। ए को हम 2 पार्ट्स में बांटे थे। ए हमारा क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? बलित पर्वतमाला है, जिसमें कौन कौन सा रेंज है? तो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है। तो ट्रांस हिमालय में कै रेंज? 3 रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर है हिमालय में कौन कौन सा रेंज है? तो बृहद हिमालय, मध्य, मिडिल या लघु हिमालय, तीसरा हमारा शिवालिक। अब इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय को बोलते हैं नवीन बलित। क्या कहेंगे इसको हम? नवीन बलित। यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। बृहद
हिमालय, और इसको हम नोट कर देते हैं नवीन वलित। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइटिंग में कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आवाज़ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आप समझ रहे हैं, हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और जबकि ट्रांस हिमालय क्या है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, तो हिमालय। नवीन है ना, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? तो हिमालय। और दूसरा कि वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? तो वह है ट्रांस हिमालय। अब चलिए जैसा इस पर हम लोग फिर देखते हैं। देखिए, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सर ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या मूल अंतर होता है। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय में मूल अंतर इतना ही आप जान लीजिए, है ना, कि ट्रांस हिमालय का जो हिमालय का निर्माण तो टेथिस सागर के अवसाद पर हुआ। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन आज थोड़ा सा बता देते हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ वह टेथिस सागर के अवसाद पर हुआ। क्लियर? जहाँ पर आज जहाँ हिमालय है वहाँ हिमालय नहीं था, क्या था? टेथिस सागर था। तो आप एक कॉन्सेप्ट माने याद रखिए कि हिमालय का निर्माण किसके अवसाद पर हुआ? टेथिस सागर के अवसाद पर। जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वह टेथिस सागर के अवसाद पर नहीं हुआ है, बल्कि उसका निर्माण तिब्बत पठार के निर्माण के समय हुआ। क्लियर हुआ, है ना? वो तो एक जो ज्योग्राफी का एक होगा, माने एक पाठ होगा जब पर्वतमाला की उत्पत्ति पढ़ेंगे, है ना, पर्वतों की उत्पत्ति, भूगर्भिक कह सकते हैं, भूगर्भिक उत्पत्ति या पर्वतों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, ये सब जब चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आपको रखना है ना, ज़्यादा डिटेल्स के लिए तो इसका बनेगा ही वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर रखना है तो आप इतना जान लीजिए कि हिमालय का निर्माण किसके अवसाद पर हुआ? टेथिस सागर के अवसाद पर। और जहाँ आज हिमालय है वहाँ आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था। और टेथिस सागर के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड और उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड। और उन दोनों के अवसादों से, यानी गोंडवाना लैंड और एक तरफ जो है अंगारा लैंड, उन दोनों के अवसादों से, माने मिट्टी कट के भरने से जो है टेथिस सागर भरता गया। और उस भरने के क्रम में अपनति और अभिनति एक क्रिया दो को हम बताएंगे, ये दोनों क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण जब हुआ है तो हिमालय के निर्माण जिस स्थल पर है उस समय, उसके पहले वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था। यानी आज जहाँ हिमालय है, आज जहाँ वर्तमान में हिमालय है वहाँ पर क्या था? पहले टेथिस सागर था। इसका मतलब टेथिस सागर के आधार पर हिमालय हुआ। जबकि ट्रांस हिमालय, कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण किसके समय में हुआ? तिब्बत पठार के निर्माण के काल के समय। तिब्बत पठार के निर्माण के समय, तिब्बत पठार के निर्माण के समय ही किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से प्राचीन है, यानी इस हिमालय से, नवीन हिमालय से, नवीन वलित हिमालय से यह क्या है? प्राचीन है। यूँ कहे तो आपको यह जान लीजिए, जैसे कहा जाता है कि अगर नवीन वलित हिमालय को, हिमालय पर्वतमाला को या ट्रांस हिमालय जो है खेलते कूदते पनपते हुए यानी बढ़ते हुए देखा होगा, यह बहुत पुराना है। इससे हिमालय पर्वतमाला से ट्रांस हिमालय क्या है? प्राचीन है। इस चीज़ को क्लियर कॉन्सेप्ट अगर इतना ही रखिए कि हिमालय पर्वतमाला से ट्रांस हिमालय क्या है? प्राचीन है। और वह वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, और ये क्या है? नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। इसका निर्माण किसके आधार पर हुआ? तो टेथिस सागर के अवसाद पर हुआ, और इसका तिब्बत पठार के निर्माण के समय हुआ। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं पर्वतों पर। चलिए, आज आपको यह सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा।
क्योंकि ऐसा अभी समय है, हर लोग बैठे बैठे घर में, बहुत सारे लोगों को मन में भी जो नहीं लगता है, तो आज हम लोग पर्वतों को घूमेंगे, पर्वत चोटियों का सैर करेंगे। यूँ मानिए कि आप पढ़ाई नहीं, आज सैर कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए, तो अगर आप सभी मेरे साथ सैर करने को तैयार है तो चलिए हम चलते हैं, सैर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले देखिए काराकोरम है। अब इस काराकोरम पर्वत रेंज पर, इस काराकोरम पर्वत रेंज के यहाँ पर एक कह सकते हैं कसगाग नामक प्रांत है, और यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है ना। कसगाग प्रांत में क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट। अब चलिए यहाँ पर क्या है, तो नंबर 1 कि काराकोरम के पास क्या है, इंदिरा पॉइंट है। काराकोरम में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है, और काराकोरम रेंज के वो कौन सा प्रांत है, कसगाग, है ना। तो वह जरूरी नहीं है, इतना याद रखिए कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, इसको जो है इंदिरा कॉल कहा जाता है। पॉइंट रहे कॉल, इसको इंदिरा कॉल लिख लीजिएगा, इंदिरा कॉल। इसको जरा सा और ऊपर कर लिया जाए, काराकोरम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, क्योंकि इस पर और सा चीज करना है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल यह कहाँ है, काराकोरम के कसगाग प्रांत में है। और इंदिरा कॉल को जो है, इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी पॉइंट है। क्या है, उत्तरी पॉइंट, भारत का उत्तरी पॉइंट। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तरतम बिंदु। क्लियर। यह जो है इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु का आता है, सॉरी बार नाम याद आता है। तो इंदिरा कॉल क्या है, उत्तरतम बिंदु है। क्या है, उत्तरतम बिंदु है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल है। और वह किस पर्वत रेंज, किस पर माउंटेन रेंज में है, तो काराकोरम में है। कहाँ पर है, काराकोरम के पास है। अगर काराकोरम न भी रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर अगर राज्य देगा तो कौन राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में भी है ना। उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। अब आपको ये जगह जो है, यहीं पर हमारा एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, इसी के पास क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। अब इस सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसके बारे में जानिए, सियाचिन ग्लेशियर है क्या। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे हाईएस्ट वार पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वार पॉइंट कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। और यहाँ पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाक, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाक की सेना जो है रहती है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यह जो है वर्ल्ड का सबसे माने वर्ल्ड का कह सकते हैं सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का ढेर। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, बर्फ का ढेर। तो एक तरह से समझिए, एक ग्लेशियर है, बर्फ का जो है पहाड़ है।
अब इसी ग्लेशियर के पास सियाचिन ग्लेशियर से, है ना, एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नुब्बड़ा। एक नदी निकलती है, एक नदी का नाम है नुब्बड़ा। देखिए ये ब्लैक से लिखा दिए, नुब्बड़ा। नुब्बड़ा, तो नुब्बड़ा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से। अब मान के चलिए कि इंडियन सैनिक का बेस कैंप यहाँ पर है, इंडियन सैनिक का बेस कैंप यहाँ पर है ना। यहाँ पर इसको जरा सा और इधर कर लेंगे हम, क्योंकि एग्जैक्ट जगह तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पर है। अब इंडियन सैनिक का बेस कैंप मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर पर है, और एक तरफ आपको यहाँ से पाक अधिकृत है, ठीक है, पाक अधिकृत। अब इंडियन सेना का बेस कैंप अगर सियाचिन ग्लेशियर पर है, तो सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन सेना का बेस कैंप है। अब वहाँ पर अगर इंडियन सेना को जाना हुआ, सियाचिन ग्लेशियर पर जाना होगा, मान लीजिए कि अगर जाना हो, ऐसे तो सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए हमारे पास जो है कह सकते हैं हेलीकॉप्टर से जाया जाता है, लेकिन अगर सेना अगर जाएंगे ऐसे ही जाना होगा तो क्या करेंगे? नुब्बड़ा नदी को पार करके जाना होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर, यह जो है आईएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में कि भारतीय सेना को बेस कैंप पर अगर पैदल चढ़कर जाना हो तो किस नदी को पार करके जाना होगा? तो ये आईएएस का क्वेश्चन था। तो कौन नदी को पार करके? नुब्बड़ा नदी को। तो नुब्बड़ा नदी को पार करके ही इंडियन सेना जो है सियाचिन बेस कैंप पर जा सकती है। क्लियर है? यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यहाँ पर जाने वाले भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति है वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसी को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। और पुनः यह हाल फिलहाल चर्चा में बन गया है वर्ष 2018 में। यह जो है 2018 में भी चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय इसलिए बना है कि मई 2018 में यहाँ पर पुनः तत्कालिक राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, कौन है? तो माननीय रामनाथ कोविंद महोदय। तो रामनाथ कोविंद महोदय भी जो है यहाँ पर गए हैं। तो इस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम के बाद दूसरे भारतीय राष्ट्रपति कौन है जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए हैं? तो कौन होगा? रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन को भी आ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल चर्चा में विषय में रहा है और चर्चा बना हुआ है, तो इस कारण से यह भी जो है क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है। क्योंकि यह विवादित एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? विवादित एरिया है, और इंडिया मैंने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वार पॉइंट है। तो यहाँ भी आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा जो है मैंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है जो गए हैं वहाँ पर? तो रामनाथ कोविंद है। और पहले कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम महोदय 2004 में गए थे, और उसके 14 साल बाद, समझिए 2004 में वो गए, तो उनके कितने साल बाद? 14 साल बाद। 14 साल बाद कौन गए? रामनाथ कोविंद महोदय। अब यहाँ पर इस काराकोरम ग्लेशियर में एक हमारा चोटी है, उस चोटी का हम नाम चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक चोटी है, इस चोटी का नाम है जो सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है। सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है चोटी। इस चोटी का नाम है, देखिए इसको हम निकाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। यह चोटी का नाम है K2, माउंट K2। तो नोट कर देते हैं, क्या नाम है? K2। तो माउंट K2, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि माउंट K2 कहाँ है, तो माउंट K2 कहाँ है? काराकोरम पर्वत रेंज में है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात होगी, माउंट K2 कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। इसे काराकोरम 2 के नाम से भी जाना जाता है। माउंट K2 का मतलब काराकोरम 2 के नाम से जाना जाता है।
और इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन है। और पौराणिक नाम देखिए, पौराणिक नाम पूरा काराकोरम को है ना, पौराणिक नाम काराकोरम को कृष्णगिरी पर्वत। देखिए, माउंट केटू जो हो गया उसको काराकोरम पर्वत श्रेणी में, इसका दूसरा नाम क्या है माउंट केटू का गॉडविन ऑस्टिन, और भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन इस पर पाक का भी अधिकृत है। यहीं पर यह एक क्षेत्र है, पाक का क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। यह कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो गिलगित बाल्टिस्तान में। गिलगित बाल्टिस्तान। और पुनः यह चर्चा में रहा है। यह जो है गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र चर्चा में रहा है। आपको थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी भी है, क्योंकि यह समझना ज़रूरी है। होता क्या है कि पढ़ाई को भी एक गहन अध्ययन मान के चलिए। अगर आप गहन अध्ययन जितना करते हैं तो आपको मन में एक चीज़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन कहीं पूछेगा, छूटेगा नहीं। तो इसलिए हमको यह चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, संभावना पूरी बनती है। जैसे पूछ देगा कि केटू को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम 2 कहा जाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। केटू को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम 2 कहा जाता है। किस पर्वत रेंज में है? काराकोरम श्रेणी में है। इसका अन्य नाम क्या है केटू का? तो केटू का अन्य नाम क्या है? तो केटू का अन्य नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन है। और कहाँ पड़ता है यह? तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में। कहाँ पर? गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में। आजकल ये चर्चा में इसलिए है कि यह लगभग 5 मई के पास, 5 मई 2020, ये मैंने बता रहे 5 मई 2020 की घटना बता रहे है ना। तो 5 मई 2020 के बाद जो है भारत के मौसम विभाग ने इस क्षेत्र का भी मौसम बताना शुरू कर दिया। यानी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान अधिकृत में है, पाक का अधिकृत है। तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में भारतीय मौसम विज्ञान ने क्या बताया? मौसम अनुमान बताया। तो जैसे ही भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने मौसम अनुमान बताया, पाकिस्तान को पूरी मिर्च लग गई और पूरी पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत अब जो है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर हमला करेगा, अब भारत उसको अपने कब्जे में ले लेगा। चूँकि बात भी सही है, चूँकि यह क्षेत्र कभी न कभी भारत का अंग रहा है, तो इसलिए भारत का उस पर हक बनता है। भारत का इस पर हक बनता है। भले ही हमारा एक समझौता के दौरान है ना, 1948 में एक समझौता के द्वारा, लियाकत अली पंडित नेहरू के भी समझौता के द्वारा इसको दे दिया गया था, लेकिन फिर भी यह गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र माने प्राचीनतम समय जब राजा हरि सिंह संधि किए थे तो उस समय पूरा कश्मीर का क्षेत्र वो दिए थे। तो इसलिए इस पर हमारा अधिकार बनता है। लेकिन अभी यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। और पाक अधिकृत कश्मीर का कौन क्षेत्र है? गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है। और यह मौसम विज्ञान विभाग ने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यहाँ का मौसम सूचना संबंधी जानकारी दी। इसी कारण पूरा पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भी भारत अपने कब्जे में ले लेगा। खैर, अब तो जो क्या हो, सरकार की रणनीति क्या है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो सामरिक बात होती है और सामरिक बात है। भारत क्या उस पर रणनीति अपनाता है, कैसे अपनाता है, फिर जैसा होगा वैसा हम अपडेट करते रहेंगे। वर्तमान यह चर्चा इसलिए रहा। और काराकोरम का प्राचीनतम नाम क्या है?
सुन लीजिए, तो काराकोरम श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है? कृष्णगिरी पर्वत है। क्या नाम है? कृष्णगिरी पर्वत, है ना। और यहाँ पर कृष्णगिरी पर्वत नाम है। गॉडविन ऑस्टिन केटू को जो है, केटू को एक नाम और भी दिया जाता है। केटू को एक नाम और क्या है वह जान लीजिए। इसका कहा जाता है हत्यारा पर्वत। अन्य नाम इसको कहा जाता है हत्यारा पर्वत। चूंकि इस पर्वत पर केटू पर, है ना, किस पर? केटू पर। अन्य नाम हत्यारा पर्वत। किसको कहा जाता है? केटू को। तो केटू को हत्यारा पर्वत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि केटू पर बहुत माने चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। लगभग 1902 के पास से इस पर चढ़ाई की जो है प्रक्रिया शुरू हुई। लोग चढ़ने की कोशिश करते रहे वर्ष 1902 से, लेकिन बहुत कम लोग ही सफल हुए। और 1977 में जापान के एक इशिचिरो, है ना, यासाकोवा, जापान के इशिचिरो यासाकोवा, आप नाम पर भी ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे ही सब चीज़ रिलेटेड है, बता देते हैं। इशिचिरो यासाकोवा, है ना। तो इशिचिरो यासाकोवा और पाकिस्तान के एक अमन, है ना, अख्तर अमन या नाम का था। तो उन दोनों ने मिलकर के 1977 में पहली बार चढ़ाई सफलता की। और 2011 में, है ना, 2011 में ऑस्ट्रेलिया की ग्रैंड लीडे नामक महिला ने, ग्रैंड लीडे ब्रुकनहेल्ड नामक महिला जो है पहली बार महिला होकर के सफल चढ़ाई की है। तो सबसे पहले महिला जो है वह कौन महिला है जो इस पर केटू पर जो है सफल चढ़ाई की? तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रैंड लीडे ब्रुकनहेल्ड। और सबसे पहले इस पर चढ़ने वाले कौन हैं? तो जापान के इशिरो यासाकोवा और पाकिस्तान के अमन, है ना, दो व्यक्ति थे, है ना, अख्तर अमन। पाकिस्तान का कौन थे? अख्तर अमन। तो अख्तर अमन और इशिरो यासाकोवा, ये दोनों व्यक्ति जो है पहले 1970 में पहली बार चढ़ाई की है। खैर, उसके बाद अधिकतर लोग इस पर चढ़ाई करते गए, बहुत कम सफलता मिली। इसीलिए यह सफलता, और बहुत सारे लोग इसके चढ़ाई क्रम में, इनको कह सकते हैं चढ़ाई क्रम का कुछ पता भी नहीं चला, है ना, वह असफल हो गए या मारे गए। तो इसलिए अधिकतर प्रयास इस पर असफल ही प्रयास हुआ। इसलिए इस पर्वत को क्या कहा जाता है? हत्यारा पर्वत कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई करने में अधिकतर जो है पर्वतरोही वो सफल नहीं हो पाए। इसके अपेक्षा अभी तक मात्र 200 या 225 के आसपास व्यक्ति ही इस पर चढ़े हैं। वहीं पर एवरेस्ट पर देखिएगा तो एवरेस्ट पर लगभग 2500 के आसपास व्यक्ति चढ़ गए। तो कह सकते हैं कि इसके अपेक्षा, केटू के अपेक्षा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना क्या है? आसान है। तो माउंट केटू के अपेक्षा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना क्या है? आसान है। जबकि माउंट केटू पर चढ़ना क्या है? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इसको बहुत कम समय ही मिलता है, चढ़ाई का बहुत कम समय मिलती है। और अधिकतर लोग प्रयास किए लेकिन सफल बहुत कम लोग हुए, इसलिए इसको हत्यारा पर्वत भी कहा जाता है। अन्य नाम भी याद बताए दिए। क्या नाम है? एक गॉडविन ऑस्टिन, है ना। और इसको जान लीजिए, पौराणिक नाम भी हम लिख देते हैं, लिखा हुआ था, मिट गया था। पौराणिक नाम काराकोरम का कृष्णगिरी। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अभी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कट भी रहा था का। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर देखेंगे। चलिए, चूँकि ये पूरा का पूरा हम लोग समझ लिए, अब एक बात और भी जानना है। केटू के बारे में बहुत कुछ जाने, है ना। अब यहाँ पर आपको देखते हैं दूसरा चीज़ क्या है। ये हमारा दूसरा पर्वत रेंज है लद्दाख। इस पर चर्चा करेंगे, लद्दाख क्या है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप चाहिएगा तो बहुत ज़्यादा इस पर है फैक्ट्स,
वो भी अगर बता दें सियाचिन ग्लेशियर है। इस तरफ जो है, इस तरफ चीन का सिंजियांग प्रांत है। कौन प्रांत है? सिंजियांग। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि इधर पट्टी चीन का अधिकार है और इधर पट्टी किसका अधिकार है? पाक का। एक किसका एरिया है? POK, और इधर किसका है? चाइना का, है ना, चीन का। ठीक है, तो इधर POK है और इधर इसको चाइना क्षेत्र है, जिसको अक्साई चाइना भी कहा जाता है ना। अब क्या है कि इन दोनों के बीच पाकिस्तान ने चीन को यह क्षेत्र दे दिया, अधिकार के लिए दे दिया, है ना। पाकिस्तान जो है यह क्षेत्र क्या दे दिया? अधिकार के लिए दे दिया। उसके बाद चाइना जो है अपने सिंजियांग प्रांत से, कहाँ से? सिंजियांग प्रांत से गिलगिट बाल्टिस्तान तक एक बहुत बड़ा राजमार्ग बनाया है। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यह चीन का एक कौन क्षेत्र है? सिंजियांग। आप चाहे तो, चूँकि मैप पर सब कुछ लिखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए नाम नोट कर सकते हैं। सिंजियांग प्रांत यहाँ पर है और इधर पाकिस्तान का कौन क्षेत्र है? गिलगिट बाल्टिस्तान। अब यहाँ से यहाँ तक काराकोरम राजमार्ग, है ना। काराकोरम, चीन ने क्या बनाया है? काराकोरम राजमार्ग, पाकिस्तान से चाइना को जोड़ने वाला काराकोरम राजमार्ग बनाया है, जो 1300 किलोमीटर लंबा है। और ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा पर स्थित राजमार्ग है। तो यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित राजमार्ग कौन है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित राजमार्ग कौन है? काराकोरम राजमार्ग है। और काराकोरम राजमार्ग किस प्रांत से किस प्रांत को जोड़ता है? तो चीन के सिंजियांग से पाकिस्तान के गिलगिस्तान बल्टिस्तान तक के क्षेत्र को जोड़ता है। और इसको कौन दे दिया है बनाने के, निर्माण के लिए? पाकिस्तान दे दिया है। ऐसे भी पाकिस्तान जो है चाइना के गोद में बैठा हुआ है। जो चाइना उसके पास, समझिए कि चाइना है उसके संरक्षक है, चाइना है उसके दाता है। खैर, वो तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की कूटनीतिक है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पर जो है ये अब राजमार्ग बन चुका है। अब आइए दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख पर चर्चा करेंगे कि लद्दाख क्या है। देखिए, लद्दाख पर जानना है, लद्दाख क्या है इसके बारे में जानिए। लद्दाख पर हम चर्चा करेंगे। तो लद्दाख जो है, लद्दाख का दो भाग है, एक ए भाग हुआ और एक ए भाग हुआ। तो इस भाग को आप कह सकते हैं कि इधर वाले भाग पूर्वी हुआ, जिधर दाहिना हाथ, मैप पर जब भी दाहिना हाथ जिधर जाता है वो पूरब होता है। इस चीज़ को आप रखिए याद। दाहिनी भाग क्या, ये हमारा पूर्वी भाग है, ठीक है। तो लद्दाख का ये पूर्वी भाग है और ये लद्दाख का पश्चिमी भाग है। तो लद्दाख पर्वतमाला का दो भाग, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। अब इस पश्चिमी भाग में एक चोटी है, इस चोटी का नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। तो राकापोसी चोटी किस पर्वत रेंज में है? तो लद्दाख में है। क्लियर हुआ? राकापोसी पर्वत चोटी यानी कहाँ पर है? तो लद्दाख में। तो लद्दाख के भी किस भाग में? देखिए, मैप से पढ़ने से क्या होता है कि पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि लद्दाख किस लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख कि पश्चिमी लद्दाख, तो कोई डाउट नहीं है। लो भाई, पश्चिमी लद्दाख में है ना। तो आप खुद देख रहे हैं कि कौन लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, पश्चिमी लद्दाख में है। तो अब पश्चिमी लद्दाख में है राकापोसी, और दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है ना। तो यहाँ पर नोट कर लेना होगा, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल, यानी इसका ढाल बहुत ही तीव्र है, खड़ा है,
इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यानी कहाँ है, तो लद्दाख में है, लद्दाख पर्वत रेंज में है। अब आपको यदि आप हमारा सिंधु नदी का वीडियो देखे होंगे तो उसमें अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिएगा। यह सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है पूर्वी लद्दाख से। पूर्वी लद्दाख में कौन जगह है, कैलाश पर्वतमाला यहीं पर है, और कैलाश के पास ही मानसरोवर है। कौन है, मानसरोवर, और यहीं से कौन निकलती है, सिंधु। हम बताए हैं यह सिंधु नदी जब पढ़ाए हैं तो उसको जरूर वीडियो देखिएगा। सिंधु नदी जो है, यह सिंधु नदी यह जो है लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यहाँ पर एक तरफ ये देखिए ऊपर में लद्दाख है और नीचे कौन है 3 नंबर में, जास्कर। 3 नंबर वाला कौन है, जास्कर। 3 नंबर में है जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच कौन बहती है, सिंधु बहती है। इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको अपना वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे सिंधु नदी बहती है और सिंधु के सहायक नदी कौन कौन है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरा और ऐसे भी इससे भी मिल रहा है कॉन्सेप्ट, और उससे भी मिल जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो यह सिंधु नदी बह रही है ना। अब यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच है। अब चलिए लद्दाख पर चर्चा हम कर लिए। लद्दाख के पश्चिमी भाग में कौन है, राकापोशी है। अब पूर्वी भाग में, लद्दाख के पूर्वी भाग में कैलाश पर्वतमाला है। यहीं पर कौन है, कैलाश पर्वत चोटी। तो एक कैलाश है, कैलाश चोटी। नाम हम सिर्फ बोल देते हैं, आप जो है नोट करते चलेंगे। कौन है, कैलाश। वही कैलाश शिव का स्थल है ना। और यही कैलाश के पास ही यहाँ पर अमरनाथ गुफा है। यहीं पर इसी के पास, कैलाश के पास क्या है, अमरनाथ गुफा है। तो अमरनाथ गुफा में आपको जाने के लिए आप समझ सकते होंगे चीन इस पर दावा करता है, इसीलिए इस पर बहुत बड़ा विवाद है। जब भी भारत के कोई पर्यटक जाता है तो चीन उसको नत्थी वीज़ा देता है। इस चीज़ को भी जान लीजिए कि अमरनाथ गुफा में जाने के लिए चीन कहता है कि यह जो हमारे क्षेत्र में है, आपका अगर कोई पर्यटक आएगा तो हमसे अनुमति लेगा। तो चीन जो है, चीन से नत्थी वीज़ा की बात होती है। तो नत्थी वीज़ा कहाँ में होता है, यही अमरनाथ गुफा में जाने के लिए। इस पर बहुत बड़ा विवाद है। फिलहाल अभी फ़िलहाल इस पर चीन जो है मान गया है, चूँकि पर्यटक स्थल है तो चीन अभी जो है वीज़ा वाली बात नहीं उठाता है ना। वर्तमान में लगभग कुछ वर्षों से 2000 के बाद के वर्षों से देखा जाए तो चीन जो है 2005 के वर्षों से, 2005 के बाद चाइना जो है इस पर थोड़ा माने अपनी नरम नीति लाया है, नरम रुख नीति लाया है, और नत्थी वीज़ा को बाद जैसे जो है वो नहीं करता है। फिर भी यह विवादित जगह है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको चाइना उस पर दावा करता है और इस पर क्या करता है, वो नत्थी वीज़ा देने का बात करता है। चलिए, तो यहीं पर हम जान गए क्या है, कैलाश के पास ही क्या है, अमरनाथ गुफा है। चलिए, वो भी हम शेयर कर लिए, घर बैठे बैठे आप लोग अमरनाथ गुफा भी देख लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, यह हमारा है जास्कर। कौन है, जास्कर। जास्कर। अब जास्कर जो है, जास्कर पर्वत जो है, जास्कर पर्वत, यहीं पर एक जास्कर दर्रा भी है ना। जास्कर दर्रा भी है, और इसी दर्रा से, जास्कर से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी। कौन नदी, जास्कर नदी। और यह भी नदी, जास्कर नदी भी किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। तो जास्कर के बारे में जान गए कि जास्कर के बारे में इतना ही जानना है कि जास्कर से जास्कर एक नदी निकलती है, और जास्कर से क्या है, जास्कर के पास एक ग्लेशियर भी है। ठीक है, तो जास्कर से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट लद्दाख और काराकोरम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ज़रूर ध्यान रखना है ना। और जास्कर के पास एक जास्कर दर्रा भी है, और इसी दर्रा से करके जो है हम जाते हैं। जब हम दर्रा पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे दर्रा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काराकोरम दर्रा भी है। अब उतना चर्चा करना इस पर संभव नहीं है। दर्रा का जब हम पढ़ेंगे, मैप पर पढ़ेंगे, काराकोरम दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कहाँ है, जास्कर दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो आपका एकदम समझिए कि आपको समझिए कि एक तरह से बोलना क्या, आप खुद ब खुद आप बकना शुरू कर दीजिएगा, है ना। जब आप मैप पर पढ़िएगा दर्रा को तो सारा चीज़ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ऐसे जैसे आपको यह जो है पर्वत देख रहा है, उसी प्रकार से हम हाथी को भी देखेंगे, है ना, यानी दर्रा को भी देखेंगे। अब आइए, ये देखिए पीर पंजाल है। अब इस पर चर्चा करते हैं। यह पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जो है इसका भाग नहीं है, किसका, ट्रांस हिमालय के भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय कौन को भाग है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यही 3 गो है।
अब हम ये पीर पंजाल है, अब थोड़ा सा इस पर आप लोग कांस्टेंट हुए, माइंड को कांस्टेंट कीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय पर। यह चर्चा किस पर किए थे? ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय क्या है, कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए थे, अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग हिमालय पर। देखिए यहाँ से शुरू होता है हिमालय, ये हमारा पर्वत है, एक चोटी है, याद रखिएगा एक चोटी है, उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। यह त्रिभुज के आकार से दिखा दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं भी ऐसे नोट कर देता हूं आपको। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी कौन है, तो हिमालय के सबसे पश्चिमी कौन है? नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी, अगर आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी पढ़े होंगे तो बताए होंगे नामचा बड़वा, यहीं पर है। कौन हुआ ये? नामचा बड़वा, नामचा बड़वा। ठीक है, नामचा बड़वा। अब आपको समझिए कितना आसान समझना है, हिमालय समझना कितना आसान है। अगर क्वेश्चन है कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो नामचा बड़वा से लेकर के नंगा पर्वत तक। क्लियर? नामचा बड़वा से लेकर कहाँ तक? नंगा पर्वत तक। चलिए देखते हैं हम लोग, ये हमारा नामचा बड़वा है पूर्व में, और पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत। यहाँ से लेकर के देखिए हम लाइन खींच रहे हैं, आप आराम से देखिएगा। देखिए यह हमारा चला, मैं ऐसे ऐसे करते चलता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, यह हमारा चला, ठीक है। ये कौन सा रेंज हुआ? तो ग्रेट हिमालय। कहाँ से कहाँ तक लेकर के? तो ग्रेट हिमालय, यहाँ बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय, हिंदी में लिखा हुआ बृहद हिमालय। अब इस बृहद हिमालय को कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक? नामचा बड़वा तक। तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। नोट कहाँ से? नंगा पर्वत से नामचा बड़वा, बड़वा तक एक दीवार की भांति, देखिए एकदम ऐसे श्रृंखला बनते चला जा रहा है। अब इसी में कई पर्वत रेंज है, ठीक है, इसी में कई पर्वत रेंज है। अब इस पर्वत रेंज का, हिमालय पर्वत रेंज का हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच गया है, हम थोड़ा ज़्यादा ही ट्रांस हिमालय बताने लगे। तो अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो अगला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि कहाँ पर हमारा जो है कंचनजंगा है, कहाँ पर एवरेस्ट है और कैसे कैसे बना है, हम पूरा इस मैप पर ही देखेंगे कि कहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक कंचनजंगा है, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मकालू है, फिर मनसालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलाधड़ है, नंदा पर्वत है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है ना। तो यह सब हम इस मैप पर ही देखेंगे। तो तब तक के लिए, जब हम नेक्स्ट वीडियो हम इस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। अपना सुझाव या जो भी आपको समझ में आता है लिखिएगा। हमारा प्रयास हमेशा आपके लिए ही रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उसमें हम ग्रेट हिमालय और अन्य हिमालय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।